Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Poonam Kumari, GS faculty at Balnoi. आज की क्लास में हम करने वाले हैं पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट कि प्रिपरेशन के साथ साथ टाइमली हम अपने आप को असेस करें, राइट? सो वी स्टार्ट विद द क्लास एंड there are 25 questions in total. And the first question reads, that is, the concept of union territories was introduced in the constitution by which of the following? You know, अगर current के perspective से देखें तो union territories काफ़ी न्यूज़ में बनी रहती हैं, स्पेशली जब से जम्मू एंड कश्मीर को एक स्टेट से हटाकर 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया है. एंड यू नो दैट हैपेंड बाय द 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. सो यूनियन टेरिटरीज पर क्वेश्चन यू शुड बी एक्सपेक्टिंग. और यहाँ एक सिंपल क्वेश्चन है कि जो पूरा कॉन्सेप्ट है यूनियन टेरिटरीज का, इंडिया में ये कब आया, कौन से अमेंडमेंट से आया? वी नो कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था उस वक्त कोई यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, राइट? बट लेटर ऑन हमने देखा कि जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था इन द ईयर 1956, उससे आई थी हमारी यूनियन टेरिटरीज, राइट? जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इनेक्ट हुआ था इंडिया में तब सिर्फ स्टेट्स हुआ करते थे. However, 1953 में यू नो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है जो 3 साल बाद अपनी रिपोर्ट देता है 1956 में. और आप देखेंगे इवन इफ यू नो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रिपोर्ट कौन से ईयर में दी थी, तो इट जस्ट एक सिंपल से पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से यू कैन क्रैक द कोड, राइट? सो द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 में हुआ था, उसकी वजह से इंडिया में यूनियन टेरिटरीज का एक कॉन्सेप्ट आता है. और करंटली अगर हम बात करें, देयर आर इन टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 28 स्टेट्स. और जो रिसेंटली जो एडेड हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, दैट यू नो हमारी यूटी ऑफ कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख है. नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल. डेटा प्रोटेक्शन, अगेन यू नो कि राइट टू प्राइवेसी को लेकर अक्सर न्यूज आर्टिकल्स आते ही रहते हैं. सो अगेन फ्रॉम द करंट पर्सपेक्टिव दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चन. द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 वाज फ्रेम्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? वी नो कि जब भी इस किस्म के नए एक्ट्स आते हैं उसके पहले एक कमेटी बनाई जाती है उस पर पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट पुटअप करने के लिए और उसे अच्छी तरीके से स्क्रूटिनाइज करने के लिए. एंड प्रोटेक्शन ऑफ डेटा बिल जो कि काफी एक फेमस बिल था 2019 में, वो हमें पता है कि श्री कृष्णा कमेटी जो थी वो उसके रिकमेंडेशंस पर बना था. दोज ऑफ यू डू नॉट नो, प्लीज नोट इट डाउन. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉलिटी पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम द करंट पर्सपेक्टिव. ऑल्सो आप देखेंगे अभी रिसेंटली अगर एग्जाम पैटर्न को आप एनालाइज करेंगे, क्वेश्चंस आप पाएंगे कि पॉलिटी और करंट मिलाकर ही आते हैं, ज्योग्राफी और करंट मिलाकर. सो बेसिकली स्टैटिक और करंट को मिला जुलाकर क्वेश्चंस जनरली फ्रेम करता है कमीशन, राइट? तो आपको ये इंपॉर्टेंट कमिटी है जिसका जरूर ध्यान करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट अगर बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज एन आइटम इन द स्टेट सब्जेक्ट. हम सभी को पता है कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज को. और यहाँ बोल रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज एन आइटम इन द स्टेट सब्जेक्ट. सो दिस इज वेरी ट्रू. स्टेट सब्जेक्ट आता है, एक स्टेट लिस्ट में टॉपिक है. मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रेगुलेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. हाँ बिल्कुल, अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टीपल स्टेट्स में है तो एक मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव को कौन रेगुलेट करेगा? यूनियन गवर्नमेंट. ये तो एक थोड़ा कॉमन सेंसिकल भी स्टेटमेंट है, अगर आपको बहुत स्पेसिफिकली भी नहीं पता, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू रियलाइज कि हाँ दिस स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट. तो अगेन आप पाएंगे इसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. दैट इज व्हाई ऑप्शन सी वुड बी आर करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, द हाडिया केस जजमेंट 2017 sometimes seen in the news is related to. तो हाडिया केस आप देखते हैं कि साउथ से एक बहुत इंपॉर्टेंट और ऑल्सो वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल केस आया था जिसमें जो लेडी थी जिनका नाम हाडिया था, उन्होंने वो पहले एक सर्टेन रिलीजन में थी, फिर उनका रिलीजियस वो ऐसा माना जाता है कि रिलीजन के बेसिस पर जो कन्वर्जन है वो होता है, और उसके बाद में जो भी कंट्रोवर्सी है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट. हाडिया केस पूछा इन्होंने कि ये किस चीज से रिलेटेड है. राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस. अगर आपको बेसिक आइडिया भी है कि हाडिया कौन थी और ये केस क्या था, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने न्यूज फॉलो किया हो, ठीक है, तो यू ऑल्दो 2017 को अभी काफी टाइम हो गया है, अराउंड 6 to 7 years, बट ये केस ऐसा है जैसे शाहबानो केस आप जानेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था इन द हिस्ट्री ऑफ यू नो लॉ इन इंडिया.
सिमिलरली आप देखते हैं कि हाडिया केस भी उतना ही एक इंपॉर्टेंट केस निकल कर आता है. एंड यस, दिस वाज अबाउट राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस. आप अपने मर्जी अनुसार किसी से भी विवाह कर सकते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 reads, Article 148, okay, very famous article. Article 148 provides for an independent office of the Comptroller and Auditor General of India, CAG. Very true. एक there was another question जो हमने practice किया था जिसमें था Article 148 provides for an independent office of the Attorney General of India. Auditor General of India और Attorney General क्योंकि same लगता है, often aspirants उसको misread करते हैं. Please read your questions very carefully, right? Because sometimes similar sounding जो terms होती हैं उनमें आप confuse हो जाते हैं. So this is very true. 148 हम सभी को पता है कि ये CAG का, जिसको CAG को हम शॉर्ट में CAG बोल देते हैं, तो ये CAG का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. नाउ द CAG कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट बोथ द सेंटर एंड द स्टेट लेवल. नाउ सी हियर थोड़ी सब्जेक्टिविटी आपको लग सकती है, बट लुक एट दिस टर्म. CAG को एक्चुअली कंफ्यूजन इसलिए होता है, CAG को हम गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स. अब बात यह है कि ये जो गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स का जो हमने लेबल इसको दिया है, ये ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये कंट्रोल कर रहा है पूरे नेशनल और सेंट्रल और स्टेट लेवल पर इकोनॉमी को या लेवल्स को, क्योंकि वो एक थोड़ा गलत होगा ये कहना कि सेंट्रल फाइनेंशियल सिस्टम और स्टेट फाइनेंशियल सिस्टम उन सभी को कंट्रोल CAG करता है. ये जो टर्म है दिस इज एक्सट्रीम, इसलिए हम इसको गलत स्टेटमेंट मानेंगे. ऑल्दो CAG इज वेरी पावरफुल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, बट इट डेफिनेटली डज नॉट कंट्रोल पर से, राइट? सो दिस वुड बी एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नाउ the CAG holds the office at the pleasure of the President of India. Now see again, President of India बहुत important role play करते हैं, because जो CAG है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है. मगर ये कहना कि ये बिल्कुल जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ही सर्व करते हैं, ये गलत बात होगी. ऐसे तो फिर CAG एक बहुत ही वीक पोजीशन बनती, जो कि वो नहीं है, हमें पता है. तो अगर एक ऐसी पोजीशन है जो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ही काम कर रही है, तो स्ट्रेंथ तो होगी नहीं, पावर तो होगा ही नहीं. इतना तो अगेन आप कॉमन सेंसिकली इसको हटा सकते हैं. तो करेक्ट वुड बी ओनली 1 ओनली. तो इसको 3 की जगह 1 कर लीजिए, एंड दैट वुड बी 1 ओनली. राइट, विद दैट वी कंप्लीट द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस. फटाफट चलते हैं, आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं. नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. विद रेफरेंस टू द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि अक्सर एक डिमांड रहती थी कि जो जनरल कैटेगरी में जिन लोगों को, जिन पर्टिकुलर कम्युनिटीज को रखा है, उनमें सभी लोग अमीर या एक एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से नहीं आते हैं. देयर आर मेनी पीपल हु फॉल इन द जनरल कैटेगरी बट आर फाइनेंशियली नॉट वेरी वेल ऑफ. उनके लिए एक सेपरेट फिर प्रोविजन बनाया गया था इन दी अंडर दी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अगेन 2019 में. Now it introduced 10% EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा. बिल्कुल हमें पता है जनरल कैटेगरी में 10% जो भी है उसके लिए EWS हमने कोटा लेकर आए हम इसमें. It amended Article 15 and Article 16 of the Indian Constitution. बिल्कुल ठीक है. अगर स्पेसिफिकली भी बात करें तो आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) इनका अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, और इनको अमेंड करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि जो इवन जो जनरल कैटेगरी में है, उन ऊपर जो वेल ऑफ नहीं है, उनको हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का एक सेपरेट लेयर ऐड कर देते हैं, और उनके लिए 10% जो है रिजर्वेशन, और जिसको हम कोटा लोकल भाषा में कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया गया. तो आप देखेंगे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो हम ऑप्शन सी को करेक्ट मार्क करेंगे. बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर correct. Now we move further and we talk about the next question, question number 7. Question number 7 क्या बोलता है? पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि the statement is the provision would provide for one law for the entire country applicable to all religious communities in their personal matters such as marriage, divorce, inheritance, adoption, etc. The above description most appropriately is related to which of the following DPSP? Okay. अभी अगेन क्योंकि उत्तराखंड में आप देख रहे हैं आपका UCC जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से आर्टिकल 44 इज
काफी इन न्यूज, राइट? तो यू शुड नो अबाउट दिस वन पर्टिकुलर आर्टिकल। डीपीएसपी सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मगर जैसे आर्टिकल 40 पंचायत का है, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, तो बेसिक वाले तो आपको पता ही होने चाहिए, राइट? और ये बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है ये स्टेटमेंट। द प्रोविजन वुड प्रोवाइड फॉर वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री यूनिफॉर्मली। आप देखते हैं सारे जो कम्युनिटी स्पेसिफिक लॉज होते हैं उनको हटाकर यूनिफॉर्मली पूरे देश में एक सर्टन लॉ लगाया जाए, और ये कहता है आर्टिकल 44, जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। सो विद दैट यू नो दैट ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इलेक्शन अभी हुए हैं, हाल ही में लोकसभा के जो जनरल इलेक्शंस होते हैं देश में वो हुए, इसके अलावा दिल्ली के इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शंस होते रहते हैं, राइट? तो कोशिश कीजिए कि आप इलेक्शन कमीशन को लेकर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, जो भी लीगल प्रोविजंस हैं, वो सारे आपको पता हो। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ईसीआई। पार्ट 15, ठीक है, पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ईसीआई से, ईसीआई बेसिकली जो प्रोविजन है वो पार्ट 15 में है, बिल्कुल ठीक बात है। आर्टिकल 324 है स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, और ये पार्ट 15 में ही आता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, तो या तो ये करेक्ट होगा डी या तो ए, क्योंकि 1 इन्हीं में है। तो 50-50 पर तो अब हम पहुंच गए हैं। नेक्स्ट इज इट वाज मेड अ मल्टी मेंबर बॉडी बाय द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989। ये बिल्कुल ठीक है, 1989 में मल्टी मेंबर बॉडी थी, पहले नहीं थी, पहले सिंगल मेंबर बॉडी थी। तो 1 and 2 भी होगा, ओके। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय पार्लियामेंट। बिल्कुल ये ठीक है। इनको रिमूवल का तरीका इतना मुश्किल जानबूझ के किया जाता है ताकि जो है एक स्ट्रॉन्ग ये ऑर्गेनाइजेशन बन के रहे, क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। बिकॉज एक डेमोक्रेसी की जो मेन आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस वहां पर होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाला पावर नहीं रखता होगा तो पूरी डेमोक्रेसी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए इसका रिमूवल प्रोसेस जो है वो बहुत मुश्किल किया जाता है, राइट? तो बिल्कुल तीनों ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन, राइट? अब चलते हैं हम आगे और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 एक सिंपल आर्टिकल पूछा है, आर्टिकल 243D, जिससे कोई और फेमस आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स प्रोविजंस रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। 243D ये कहता है कि 1/3 ऑफ द सीट शुड बी रिजर्व्ड फॉर द वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब इन दी पंचायत, राइट? जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है PRI, उनमें 1/3 सीट्स जो है रिजर्व्ड होनी चाहिए विमेन के लिए, और ये मेंशन्ड है हमारे आर्टिकल 243D में। तो 243D की अगर बात करें तो ये किसके लिए है? ये रिजर्वेशन इन पंचायत, और रिजर्वेशन किसके लिए? विमेन के लिए। विमेन कौन सी? जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से आ रही हैं। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शन कैंपेनिंग। A candidate can be disqualified for spending more than prescribed limit for election campaign. ये बिल्कुल ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है अगर आपका इलेक्शन कैंपेन, देखिए हर कैंडिडेट जो भी इलेक्शन में कैंपेन कर रहा होता है, वो जो कंटेस्ट कर रहा है, उसके एक सर्टेन लिमिट तय होती है कि इससे ज्यादा आप स्पेंड नहीं कर सकते हैं, राइट? अगर आप स्पेंड करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो भी उन्होंने सेट लॉज हैं। नाउ there is no cap on a political party's expenditure for campaigning. This is very true. In fact, ये आमतौर पर भी लोग डिस्कस करते ही रहते हैं, क्योंकि देखिए कैंडिडेट की तो अपर लिमिट आपने फिक्स कर दी, मगर पार्टी का ओवरऑल एक्सपेंडिचर तो आपने फिक्स किया ही नहीं ना, जिसका एक्चुअली मिसयूज करके लोग जो हैं ज्यादा स्पेंड करते हैं। अपना जो डिसाइडेड जो अमाउंट होता है उससे बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे होते हैं। वी सी इट एवरी टाइम द इलेक्शंस हैपन। तो ये तो अक्सर एनीवे भी लोग डिस्कस करते ही रहते हैं कि कैंडिडेट पर तो अपर लिमिट है बट पार्टी के एक्सपेंडिचर पर नहीं है, कोई कैपिंग ही नहीं है कि जितना कर सकते हो कीजिए। तो जो पार्टी पावर में उसके पास एनीवे रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, तो ये थोड़ा सा एक मिसयूज का हमेशा बना ही रहती है। बट स्टेटमेंट्स की अगर बात करें तो बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 ये पूछ रहा है कि द फ्रीडम ऑफ प्रेस अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स? sovereignty and integrity of India,
बिल्कुल ये सही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये भी सही है, डिफेमेशन भी सही है और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस भी सही है। वाई? क्योंकि सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया क्या होती है कि देश की प्रभुता और अखंडता को जो है खतरा नहीं होना चाहिए। आप कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकते हैं जिसकी वजह से देश की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ही खतरे में पड़ जाए, राइट? तो ये प्रेस को जो है इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जरूरी है, ये इसके अगेंस्ट भी बचाव रखना, रिस्ट्रिक्ट करना फ्रीडम को। क्यों? वरना तो पूरी जुडिशरी ही खतरे में पड़ जाएगी। जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी बहुत ज्यादा स्क्रूटनी हो जाएगी और इतनी स्क्रूटनी से पूरे सिस्टम पर बहुत दबाव आ सकता है। उसके बाद है डिफेमेशन, ठीक है, मतलब अगर आपकी मान की हानि हुई है, डिफेम अगर आपको किया गया है तो मान हानि भी आप नहीं कर सकते हैं, किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं अपने फ्रीडम ऑफ प्रेस को यूज करते हुए। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस तो डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ आर्टिकल छाप रहे हो जिसकी वजह से अगर देश में दंगे हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीज तो अलाउड नहीं होगी, यू कैन टेल, राइट? सो बिल्कुल चारों ही सही होंगे, इसलिए ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज 1, 2, 3 एंड 4 ऑल ऑफ देम आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस। और ये फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 का ही एक पार्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज नंबर 12। द right freely to profess, practice and propagate religion guarantees a negative liberty, which means that the state shall ensure that there is no interference or obstacle to exercise this freedom. Okay, which of the following provisions guarantee this right? Okay, now this is simple आपका fundamental right जो कि part 3 of the Indian Constitution में है। उससे एक बहुत simple question आपसे पूछा है कि ये जो राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट रिलीजन, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? और हमें पता है कि ये लिखा है इन आर्टिकल 25(1)(c). 26, 27, 8 क्योंकि ये सारे ही कल्चरल और एजुकेशन राइट्स और जो आपके इनके बारे में बात करते हैं, इसलिए अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इट्स स्पेसिफिकली 25(1). आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे कहीं आर्टिकल्स याद होना हो, आपको पार्ट 3 विच इज फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल बिल्कुल बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है? तो मेक श्योर यू लर्न दोज एग्जाम्स, दोज आर्टिकल्स एंड यू ऑल्सो रिवाइज दैट एटलीस्ट अ डे बिफोर द एग्जाम, राइट? अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following powers have been vested in the governor of the state? अब स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि यूनियन लेजिस्लेचर जो कि हमारा पार्लियामेंट है उससे तो क्वेश्चंस आते ही हैं, मगर स्टेट लेजिस्लेचर से भी क्वेश्चंस आते हैं। बात करते हैं पहला क्या है, द पावर टू ग्रांट पार्डन्स एंड रिप्रीव्स। बिल्कुल ठीक है, पार्डन्स और रिप्रीव सिर्फ जैसे प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है वैसे ही गवर्नर के पास भी पावर है। द पावर टू विदहोल्ड असेंट टू अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल ठीक है, ये पावर भी होता है अगर गवर्नर को लगता है कि उन्हें अपनी असेंट अभी नहीं देनी है, रोक के रखनी है या प्रेसिडेंट को भेजना है बिल, तो बिल्कुल वो कर सकते हैं, राइट? फिर है द पावर टू प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस। बिल्कुल ये भी जो है पावर उनके पास है। ऑर्डिनेंस आपको पता है, ऑर्डिनेंस वो एक फरमान होता है, यूं समझिए कि जब जो है हाउस सिटिंग ना हो, कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट जैसे आपको पता है 3 सेशंस होते हैं, राइट? मॉनसून सेशन, विंटर सेशन एंड योर बजट सेशन। इन तीनों के बीच में ऐसा कुछ पीरियड आता है जब लोकसभा राज्यसभा में एमपीज नहीं आते हैं, जिसको हम ब्रेक बोलते हैं। जब वो ब्रेक पर होते हैं, मान लीजिए कोई इमरजेंसी ऐसी घटना होती है या कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसमें एक लॉ चाहिए और लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट तो बैठा नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, प्रेसिडेंट खुद एक लॉ बनाते हैं और उसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, ठीक है? ऐसा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही नहीं है, गवर्नर के पास भी होता है, राइट? तो दोनों के पास पावर है। ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी दैट इज 1, 2 एंड 3 वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। एंड विद दैट यू हैव कंप्लीटेड 50% ऑफ योर टेस्ट, राइट? अब करते हैं बाकी का बचा हुआ 50%। Which of the following provides for the establishment of an interstate council for smooth transition of business between the union and states and resolution of disputes? इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश करता है? देखिए, इंटर स्टेट काउंसिल एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। कहाँ पर? जब भी इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स होंगे तो बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होंगी उनके बीच में। तो इंटर स्टेट काउंसिल जनरली जो भी कोई डिस्प्यूट अगर हो जाए तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक मैकेनिज्म है, और अंडर आर्टिकल 263 हमने इस्टेब्लिश किया था। ऑप्शन में देखते हैं आर्टिकल 248, तो आपको पता है 248 तो नहीं हो सकता है, राइट? वो सीएजी का आर्टिकल है, हम सभी को पता है। फिर आर्टिकल 253 अगेन वो पार्लियामेंट रिलेटेड पावर है। 263 इज द आर्टिकल,
ठीक है। 280 तो सबको पता है फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आर्टिकल 263 इज योर आर्टिकल जिसने इंटर स्टेट काउंसिल्स को एस्टैब्लिश किया। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। ये बोलता है कि इट एम्स टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एजेड 6 से 14 वर्ष। बिल्कुल। हम बात करते हैं फ्री एजुकेशन की, अंडर फ्री एजुकेशन फॉर ऑल एजेड 6 to 14 ईयर्स। नाउ देखिए ये जो फ्री एजुकेशन है कैसे मिलता है। इट मैंडेट्स 25% रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सरकार ने ये बोला कि जितनी भी इवन जो प्राइवेट स्कूल्स है वहां पर 25% रिजर्वेशन होना चाहिए फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। और वैसे ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो रीइंबर्स कर देती है उस प्राइवेट स्कूल को जो भी पैसा होता है उन बच्चों का। तो बेसिकली वो बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, राइट। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक, और 6 मतलब फर्स्ट क्लास, राइट, ताकि एजुकेशन बहुत स्टार्टिंग से ही प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि बिगिनिंग में ही आपने एजुकेशन मिस कर दिया तो फिर आगे आप क्या करोगे, आप स्कूल में क्या ही पढ़ोगे, आपको आएगा ही नहीं, क्योंकि शुरू की क्लासेस आपने मिस करती हैं, राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स वैसे करेक्ट हैं। इट एम्स टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एजेड 6 to 14, और 25% रिजर्वेशन उनको मिलेगा क्योंकि वो डिसएडवांटेज सेक्शन से आते हैं। दोनों आर करेक्ट। सो ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग was or were established upon the recommendation of सांतनम कमिटी। सांतनम कमिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी निकल के आती है, ठीक है, और उसकी वजह से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए जाते हैं, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि एक टंडन कमेटी आई थी जिसकी वजह से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है स्टैब्लिश हुआ था। फिर बात करते हैं लोकपाल, अगेन गलत बात है। जो फर्स्ट आपकी ARC रिपोर्ट आई थी, इसको बोलते हैं एकेडमिक रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट, उसकी वजह से ये स्टैब्लिश हुआ। तो 1 and 2 है ऑप्शन, यस बिल्कुल है। ऑप्शन A 1 and 2 ओनली, ये आपका है करेक्ट ऑप्शन, राइट। इजी क्वेश्चन। Now next one is consider the following statements regarding reorganization of states. In 1948 the SK Dhar committee was appointed. SK Dhar committee, very famous state reorganization के लिए, was appointed by the government to look into the need for the reorganization of states on linguistic basis. बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपने थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज भी कभी गेन किया हो तो आपको पता होगा JVP कमिटी, SK Dhar कमिटी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। SK Dhar कमिटी अपॉइंट की गई थी लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। सो दिस इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। हमने देखा 1956 में पहला स्टेट क्रिएट हो जाता है, और इसके बाद हम देखते हैं टोटल 14 स्टेट्स बनके निकलते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द SRC, दैट वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1956 में। ओके तो दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 की अगर बात करें, देयर इज नो फिक्स्ड क्राइटेरिया फॉर एनी लैंग्वेज टू बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में टोटल 12 कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें से जो 8वां कॉन्स्टिट्यूशन है दैट टॉक्स अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ that talks about the inclusion of your languages. तो languages हमारी mentioned है 8 शेड्यूल में। वैसे कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी कहीं मेंशन नहीं की कि यही पर्टिकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए, जो भी हमें ठीक ठाक इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस लगी हैं इसमें रखी हैं। टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। आउट ऑफ द प्रेजेंट 22 लैंग्वेजेस 14 वर ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल ठीक बात है। इनिशियली 14 थी, उनको बढ़ाकर उनका नंबर हमने 22 कर दिया। हो सकता है समय के साथ और भी बढ़ जाए, राइट। तो ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। So option C would be your correct option. Now consider the following statements. Following statements क्या है? पहला है one person can be appointed as governor for 2 or more states. ठीक बात है, किया जा सकता है, ये तो हुआ भी है, हो भी रहा है। Second statement is the governor is bound to act on aid and advice of the state council of ministers headed by the CM on every matter.
Now, ध्यान से पढ़िए, ये जो वर्ड यहाँ पर आया है, द गवर्नर इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। गवर्नर तो इनफैक्ट हम कहते हैं एजेंट ऑफ द सेंटर है, तो वो कहाँ ही सुनेगा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उनका जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी ही चलाएगा। तो देखिए होता क्या है, वो एडवाइस कर सकते हैं मगर गवर्नर बाउंड नहीं होता, गवर्नर चाहे तो मानेगा, नहीं चाहे तो नहीं मानेगा, तो ही इज डेफिनेटली नॉट बाउंड, राइट। तो थोड़ा केयरफुली पढ़ेंगे इस स्टेटमेंट को। सो द फर्स्ट वन ओनली ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। क्वेश्चन हम आ गए हैं नंबर 20 पर, बस 5 और क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट से हम टेस्ट कंप्लीट करेंगे, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, और ये बोरो कौन सी कंट्री से हमने किया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर हमने ब्रिटेन से लिया है, बिल्कुल ठीक बात है। रेजिडुअरी पावर हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि रेजिडुअरी पावर हमने कनाडा नाम के देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, राइट। फिर है कॉन्करेंट लिस्ट, जर्मनी, ये भी गलत बात है। जर्मनी से तो हमने फंडामेंटल राइट्स को कैसे हटाना है इमरजेंसी में वो सीखा है। कॉन्करेंट लिस्ट हमने कौन से देश से सीखी है? ये हमने सीखी है ऑस्ट्रेलिया से, हमने बोरो की है। फिर क्या है? प्रेसिडेंट इलेक्शन आयरलैंड, बिल्कुल ये ठीक बात है। तो 1 and 4 आर करेक्ट। डू वी हैव दैट ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए 1 and 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 324। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपका हेल्प करता है कि इलेक्शन अच्छे से कंडक्ट किए जा सके, मगर आप देखेंगे कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे करना है, ये करना है। ऑब्वियसली अंडर 324 ही हो रहा है ये, बट इट इज स्पेसिफिकली टेक्निकली इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, तो आप इसको सही नहीं मानेंगे। नेक्स्ट इज पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शंस। हाँ, ये तो चलो ठीक ही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बारे में तो बताता ही है, तो इलेक्शन समवेयर उसके अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। तो हम इसमें मार्क करेंगे आपका 1 ओनली, राइट। तो ऑप्शन हमने क्या ढूंढा है? हमें पता करना था विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो करेक्ट कौन सा है? करेक्ट इज 2 ओनली, तो हम मार्क करेंगे कौन से ऑप्शन को? बी, दैट इज 2 ओनली। तो इस क्वेश्चन का, दैट इज आर क्वेश्चन नंबर 21, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 ओनली। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन कह रहा है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में। आपको पता है पार्लियामेंट में जो भी लोग रहते हैं उनके कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। आम आदमी तो वरना पार्लियामेंट में जाके कुछ बोलेगा ही नहीं ना, वहां जाके खड़े होके बोलने के लिए आपको कुछ तो प्रिविलेज मिलना चाहिए, वरना तो केस ही होते रहेंगे आपके ऊपर सारे दिन, राइट। तो कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं जो सर्टेन लोगों को दिए जाते हैं, तो इनमें से आपको ढूंढ के बताना है कि किस किस को पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलते हैं। मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा, इसमें तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, ये तो होंगे ही होंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में और किसको मिलेंगे प्रिविलेजेस, राइट। तो मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा को तो मिलते ही है, प्रेसिडेंट को नहीं मिलता, इतना आप सभी को पता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मिलता है। कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट्री हाउस, इनको भी देना ही पड़ेगा ना, वरना वो काम कैसे करेंगी कमिटीज। तो टोटल 1 2 4 5 है ना, 1 ऑप्शन सी 1 2 4 5, ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। फिर है क्वेश्चन 23। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कोलेजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। आप सभी को पता है जुडिशरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम कोलेजियम सिस्टम, जिसने अभी भी जुडिशरी की इंटेग्रिटी को और से नॉट सो मच इंटेग्रिटी बट उनके इंडिपेंडेंस को तो जरूर इन्होंने मेंटेन करके रखा है। द कोलेजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द थर्ड, नो इंट्रोडक्शन तो देखिए इसका सेकंड केस में ही हो गया था, बट हाँ थर्ड जजेस केस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कोलेजियम सिस्टम को एक और भी स्ट्रॉन्ग और सॉलिडिफाई करने में। तो डेफिनेटली थर्ड जजेस केस का इंपॉर्टेंस है कोलिजियम सिस्टम में, बट इंट्रोडक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि सेकंड जजेस केस में इंट्रोडक्शन हो गया था। द गवर्नमेंट प्लेज नो रोल रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट। नाउ सी, नो रोल जैसी बात तो नहीं है, लिमिटेड रोल होता है गवर्नमेंट का, बट बिल्कुल ही कोई रोल नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स वुड बी इनकरेक्ट, दैट इज व्हाई ऑप्शन डी, नीदर 1 nor 2। हालांकि कुछ लोग फिर भी डिबेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन पर, बट आई होप आई हैव गिवन इनफ लॉजिक टू टेल यू कि टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हमने क्यों लिए हैं ऑप्शंस। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज consider the following statements. Again a statement based question.
Veto power of the President of India is guided by Article 111 of the Indian Constitution. Yes, बिल्कुल ठीक बात है. आर्टिकल 111 111 आपके वीटो पावर के बारे में बात करता है प्रेसिडेंट के कि वीटो पावर क्या होता है. आप सभी को पता है अलग अलग टाइप के वीटो होते हैं, जैसे एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो. और हम आपने सुना होगा कि जब पॉकेट वीटो में एक सर्टेन बिल चला जाता है तो वो, क्योंकि उसके बाद में आपको नहीं पता वो कब निकलेगा पॉकेट के बाहर, और ये बहुत ही एक पावरफुल चीज, एक वेपन है बेसिकली प्रेसिडेंट के हाथ में. सो वीटो पर अगेन क्वेश्चंस आते रहे हैं और आर्टिकल 111 इज द कंसर्न्ड आर्टिकल. बिल्कुल ठीक बात है. नेक्स्ट इज आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर्स ऑफ द गवर्नर विद रिगार्ड टू assent given to bills passed by the state legislature. आर्टिकल 112 तो अगर आपको बेसिक पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स आती है या बेसिक करंट अफेयर्स भी आता है, यू नो आर्टिकल 112 तो बजट का आर्टिकल है. एवरी ईयर जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो निकालती है आपकी सरकार, ठीक है, तो वो इसी के अंडर तो आता है आर्टिकल 112. तो आर्टिकल 112 तो बजट का आर्टिकल है, तो डेफिनेटली ये क्या बोल रहे हैं पावर ऑफ द गवर्नर, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ये तो क्लियर कट आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? सिर्फ ऑप्शन A, that is only one. Consider the following statements regarding reorganization of states. Haryana was separated from Punjab by the State Reorganization Commission 1953. देखिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है 1953 में, ये अपनी रिपोर्ट देते हैं 1956 में. उसके 4 साल बाद में आप देखते हैं कि 1960 में क्या होता है, गुजरात और महाराष्ट्र का क्रिएशन होता है. तब तक भी आप देखते हैं कि हरियाणा और पंजाब तो कहीं बात ही नहीं हो रही है. तो 1960 के पहले ही इनका सेपरेशन हो रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. तो बहुत आसानी से यू कैन टेल कि जब एसआरसी बना ही 1953 में, तो इनका कहाँ से सेपरेशन हो जाएगा? इनका सेपरेशन एक्चुअली 1967 में हुआ था. कई किताबों में 1966 भी लिखा हुआ है, जब हरियाणा और पंजाब सेपरेट कर दिए गए थे एक दूसरे से, और ये हुआ था 1967 में. तो कहाँ 53 में तो बिल्कुल भी नहीं है. 53 में तो एसआरसी बना ही था, ठीक है, उसने रिपोर्ट ही अपनी 1956 में दी है. तो 1953 में कैसे सेपरेशन हो जाएगा? तो अगेन बेसिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पता है तो यू विल बी इन अ गुड इनफ पोजिशन. नाउ वी टॉक अबाउट द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस that is required before tabling any bill for state reorganization in parliament. Presidential reference is required before tabling any bill for state reorganization in parliament. अगर आपको states को reorganize करना है, मतलब एक important bill है और अगर इसको पार्लियामेंट में टेबल करना है, बिल्कुल आपको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चाहिए. तो ऑप्शन 2 इज बिल्कुल करेक्ट. और हमें पूछा क्या है? करेक्ट ही पूछा है. तो ऑप्शन 2 दैट इज ऑप्शन बी, राइट, क्योंकि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस तो आपको चाहिए. एंड विद दैट वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 25 क्वेश्चंस इन द टेस्ट एंड सून विल बी कवरिंग द अदर सेट्स ऑफ ज्योग्राफी, पॉलिटी. 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, कभी भी जब भी टाइम मिलेगा विल बी कवरिंग एक अच्छे से प्लान्ड वे में, ताकि आप जो है प्रेपरेशन के साथ साथ अपने आप को असेस कर सकें. बिकॉज द एग्जाम इज नॉट फार नाउ एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि आप समझें कि किस नेचर के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को कैसे डील करना है, फंडामेंटल राइट्स पर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग आपका जो एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, जुडिशरी पर जो क्वेश्चन आते हैं, यूनियन टेरिटरीज, करंट और पॉलिटी को कैसे मिलाकर जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बाय द कमीशन इन द लास्ट फ्यू पेपर्स, राइट. तो जिस तरीके का जो लाइन ऑफ डिजाइनिंग द क्वेश्चंस जो कमीशन का है, उसी के बेसिस पर ये डिजाइंड क्वेश्चंस हैं. सो मेक श्योर कि आप जब भी कर सकें ये क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें. जो क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आते हैं उन्हें याद कीजिए, जो आते हैं उसके लिए अपने आप को शाबाशी दीजिए, राइट. और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए. गुड लक. जय हिंद.